हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल झार एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम आपको बताएंगे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आया है एएनएम जेएनएम का 2021 में। हालांकि पता है 2021 का काउंसलिंग अभी भी चल रहा है। द टीएम एग्जाम में हम जो डिटेल आपको दे रहे हैं, एडमिशन का जो प्रोसेस बता रहे हैं वो द टीएम एग्जाम या फिर बोल सकते हैं ट्रिकी मैकेनिकल एग्जाम चैनल पे करवा रहे हैं। लेकिन ये झार एग्जाम स्पेशली जो है आप लोगों के लिए क्लासेस के लिए किया गया है। तो इसमें हम क्या बताएंगे जानिए। पहले आप जान लीजिए इस वीडियो में आप लोग क्या क्या जानेंगे। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब 2021 का जो क्वेश्चन पेपर आया है ऑफिशियली ऑनलाइन मोड में, वो हम बताएंगे। इससे पहले कुछ हम ब्रीफ जान लेते हैं क्या है। देखिए, 2019 की अगर बात करें तो पहले ऑफलाइन होता था, ठीक है ना, एग्जाम जो है ऑफलाइन होता था। लेकिन अभी क्या हुआ, ड्यू टू कोरोना एंड लॉकडाउन 2020 से आपका ऑनलाइन एग्जाम होने लगा, ऑनलाइन सीबीटी मोड में होने लगा, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लगा जिसपे नेगेटिव मार्क रहता है, ऑटोमेटिक हो जाता सब कुछ, ठीक है। तो 2020 और 2021, हालांकि 2021 2020 में जो है क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाया था। क्यों? इसका रीजन ये है कि जो ऑनलाइन काउंसलिंग करवा रहा था वो क्वेश्चन ही प्रोवाइड नहीं किया है। लेकिन इस बार 2021 में जो हुआ उस पे आंसर की देखने के लिए स्टूडेंट को दिया था, तो वही आंसर की मेरे पास है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन को हम एनालिसिस करेंगे। तो इस पे जो है 5 सेक्शन है, जैसा कि आपको पता है। मैं बता दूं, देखिए, आपको पता है कि टोटल जो मार्क्स है, जो सिलेबस है वो 150 क्वेश्चन का है ऑनलाइन। और पूरी अगर डिटेल जानना है तो आप झार में जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, साइड में लिख भी दे रहा हूँ। गूगल पे लिखना है झार ठीक है ना। ये आप खोलिए और ये जो है आप चल जाइए गूगल पे, और इस पे एएनएम जेएनएम या बीएससी नर्सिंग या फिर जिसके भी हो आप पोस्ट को खोलिए और आपको वहाँ पे डिटेल आप पढ़ लीजिए। सिलेबस क्या है, कैसे एडमिशन होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी, कौन इसे भर सकता है कौन नहीं भर सकता है, ठीक है। ये आप जान जाओगे। तो अभी जो है ऑनलाइन मोड में वही सारे क्वेश्चन है। 150 प्रश्न पत्र आपका रहता है, जिसमें से मैथ का 30 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद इंग्लिश में आपको रहता है 30 क्वेश्चन। उसके बाद फिजिक्स में रहता है आपका 30 क्वेश्चन। उसके बाद केमिस्ट्री में रहता है 30 क्वेश्चन, ठीक है। और क्या बचा? केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ होगा और बायोलॉजी। ये बायो से आपका 30 क्वेश्चन। कुल मिला के आपको 150 क्वेश्चन रहता है आपका प्रश्न पत्र में, ठीक है। तो ये जो है अब ऑनलाइन होने लगा है और ऑनलाइन होगा। तो देखिए, ऑफलाइन जब होता था ना तो 11th 12th का सिलेबस भी कंसिडर किया जाता है और थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन को मेंटेन किया जाता था। लेकिन ऑनलाइन होने से क्या हुआ, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन को उठाया जा रहा है। एकदम डिटो क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर को उठाया जा रहा है। जब आप क्वेश्चन पेपर देखिएगा तब आप समझ जाएगा कि इतना इजी इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं एक एक सेक्शन करके करूंगा, क्योंकि एक वीडियो में 150 क्वेश्चन अगर बनाऊं तो 2 घंटा 2.5 घंटा आपके पास भी टाइम नहीं होगा। इसीलिए मैं सेक्शन वाइज बना रहा हूँ। मैथ का बनाऊंगा, इंग्लिश का बनाऊंगा, बायो का बनाऊंगा, फिजिक्स का बनाऊंगा, है ना, इस प्रकार। तो आज जो है 30 क्वेश्चन हम लोग फिजिक्स लगाने वाले हैं। फिर हम लोग एक वीडियो में इंग्लिश का, एक वीडियो में मैथ का, एक वीडियो में केमिस्ट्री और एक वीडियो में बायो को हम लोग बता देंगे, ठीक है। आपको दिखा देंगे क्वेश्चन पेपर कैसा है। तो आइए ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को हम लोग जो है देखते हैं। यहाँ पे ये जो है आप देख सकते हैं, मैं इसको पूरा डिटेल समझा देता हूँ। ये देखिए, क्या ये क्वेश्चन का जो रिस्पॉन्स दिया था आपका बोर्ड ने, देखिए ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है जो यूट्यूब में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ये चैनल है हमारा झार एग्जाम चैनल का, ठीक है। एएनएम जेएनएम सेट 13 बैच 2 12 दिसंबर 2021 को ये एग्जाम हुआ था। टोटल प्रश्न पत्र 150। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स, और क्वेश्चन का लेवल देखिएगा। ये क्वेश्चन बस आप लोग इसी क्वेश्चन से ऐसा मत समझिए कि सीख जाएंगे। इस क्वेश्चन से आप आइडिया लगा पाएंगे कि नेक्स्ट ईयर आपको क्या टारगेट करना चाहिए और किस टारगेट के अनुसार कौन कौन सी टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए, कौन कौन टॉपिक से ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको ये आइडिया लगाना है। हालांकि मैं ये क्वेश्चन पेपर बताने के बाद मैं आपको बता ही दूंगा एक वीडियो में, है ना। और आप कमेंट कीजिए, अगर पूरी बेसिक डिटेल कैसे एडमिशन लेना है, कौन इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो कमेंट डालिए, मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको समझा दूंगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग दिल से और विस्तार से चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आप यहाँ पे ध्यान पूर्वक देख सकते हैं क्या है। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन प्रोड्यूस इन न्यूक्लियर फिजन। हिंदी में क्या है, नाभिक विखंडन के दौरान निम्नलिखित में से किसे उत्पादन किया जा सकता है। देखिए कितना आसान है। मतलब यहाँ पे अगर इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो वाह वाह है उसका, अगर हिंदी वाले स्टूडेंट्स है दोनों को कवर किया गया है, ठीक है ना। और ऑप्शन दिया है न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ड्यूटेरियम होगा या फिर प्रोटॉन होगा, है ना, ये ऑप्शन के अनुसार। लेकिन यहाँ देखिए नाभिकीय विखंडन, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है आपको पता है, और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है।
तो जब नाभिकीय विखंडन में होता है तो न्यूट्रॉन का ही, प्रोटॉन का कोई योगदान नहीं होता इस केस में। नाभिकीय विखंडन तो नाभिक में जो है न्यूट्रॉन को जो है उत्पादन किया जाता है, यानी कि टू प्रोड्यूस न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियर फिजन, दैट्स ऑल। क्योंकि इसी के सिद्धांत पे जो है आपका परमाणु बम है ना होता है। जैसे और होता है नाभिकीय संलयन जो सूर्य में देखा जाता है, जिसमें हाइड्रोजन बम बेस्ड है, ठीक है। तो इसीलिए तो ये नंबर 1 क्वेश्चन हो गया। अब नंबर 2 क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं और नंबर 2 देखते हैं। ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। हाँ, तो ये रहा 2 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन? विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस इज प्राइमरली कंस्टिट्यूट्स ऑफ बोथ नेचुरल गैसेस एंड बायो गैसेस, है ना। तो डायरेक्ट इसको तो याद करने की जरूरत नहीं, देख रहे हैं कितना इजी लेवल का क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राकृतिक गैस का बायोगैस दोनों ही प्राथमिक घटक है? तो दोस्तों डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा मिथेन। मिथेन जो है दोनों के घटक है। डायरेक्ट क्लास 10 का क्वेश्चन पेपर उठा के दे दिया आपको, लीजिए सॉल्व कीजिए। लेकिन 2019 का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखिएगा ना, ट्रिकी मैकेनिकल एग्जाम चैनल पे अपलोडेड है, हमारा ही चैनल है वो, तो वहाँ पे आप देखिएगा तो वहाँ पे लेवल थोड़ा सा हाई लेवल का था, लेकिन ये ऑनलाइन की वजह से थोड़ा सा इजी लेवल का आपको रखा गया है। क्योंकि बहुत से जो है अपना झारखंड एकेडमिक काउंसिल से भी होते हैं, और मतलब सरकारी वाले और सीबीएसई वाले तो कंप्यूटर का एकदम माहिर होता है, वो लोगों को कंप्यूटर का कोर्स भी दिया जाता है। लेकिन झारखंड में क्या होता है, जो जैक बोर्ड वाले स्टूडेंट्स है उनको कंप्यूटर में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, जो साइड से करते हैं वही, क्योंकि उसका स्कूल में उतना फैसिलिटीज नहीं है, आपको भी पता है। बट अभी धीरे धीरे अपग्रेडिंग हो रहा है, आगे जाके सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि शिक्षा में बहुत ही सुधार आ रहा है, तो इसीलिए ये कारण है कि इजी लेवल क्वेश्चन रखा गया है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया आपका आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। याद रुकिए, ये खुल जा भाई, ये भी बहुत डिस्टर्ब करता है यार। ये देखिए जो क्वेश्चन है 3 नंबर, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बताएंगे, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ मिरर यूज्ड एज ए रियर मिरर इन ऑटोमोबाइल व्हीकल? देखिए एक लाइन का आंसर पूछा है, डायरेक्ट आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है गाड़ी के वाहनों में यूज किया जाता है। हिंदी में क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण उपयोग ऑटोमोबाइल या वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए किया जाता है? तो आपको पता है जो उत्तल दर्पण है, क्लास 10 का डायरेक्ट जो रट्टू वाला क्वेश्चन है वो पूछ लिया है। तो इसमें क्या दिमाग लगाना, डायरेक्ट एकदम उत्तल दर्पण उसी को जो यूज किया जाता है, समझाने का दरकार नहीं है। एकदम 10th पढ़ के 11 12 भी पढ़े हुए हो आप, समझदार हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन, मैं थोड़ा कलम चेंज कर लेता हूँ। द एसआई डिराइव्ड यूनिट ऑफ पावर। अब पावर का भाई यूनिट पूछ ले, यहाँ पे क्या है कि आपको जिस पावर का डायरेक्ट तो वाट कुछ करना ही नहीं है, पावर वाट, और पावर बराबर होता है क्या, वर्क रन बटा टाइम। तो डायरेक्ट देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, वर्क वर्क का जूल और टाइम का सेकंड। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, जिससे प्रति सेकंड है ना 1 जूल इकाई के रूप में परिभाषित है। देखिए ये जूल और ये सेकंड, यानी कि जूल बाई सेकंड को हम लोग पावर भी कहते हैं और जूल सेकंड को वाट भी कहते हैं। ऐसा भी आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लेवल आपको दिखाने के लिए प्रीवियस ईयर का कर रहा हूं मैं। खोल जा भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ वी आई, यानी कि वोल्टेज करंट ग्राफ ऑफ ए कंडक्टर रिप्रेजेंट। तो आपको पता है, अगर आप ओम्स नियम जानते हो, ओम्स लॉ अगर आप जानते हो, ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ में क्या कहता है कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है, आपको ये पता है। और अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम अगर हटाते हैं तो क्या लगता है भाई, एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, आर। तो आर जो है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट वी आई ग्राफ बोल रहा है, यानी कि अगर वोल्टेज, इसको ग्राफ अगर हम देखें, अगर ये वोल्टेज होता है, ये करंट होता है, तो ये जो है रेसिस्टेंस होगा, ठीक है ना, होगा नहीं रेसिस्टेंस। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी रेसिस्टेंस प्रतिरोध हो जाएगा। किसी चालक के लिए वी आई ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है, तो प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। आई होप यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। चलिए इसको हटाता हूं मैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग गैसेस एंड लिक्विड वाज एक्सप्लेन्ड बाय। अब किनके द्वारा ये जो दिया गया था, क्लास 10 पढ़िएगा, है ना, अब मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्लास 10 का बुक पढ़िएगा, 9th का पढ़िएगा, मिल जाएगा। गैसों और द्रव्यों में प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को निम्नलिखित में से किसने दिया था? आपको पता है सीवी रमन जो इंडियन थे, ठीक है ना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके लिए कोई जरूरत टू द क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग देखिए। Two bulbs A and B are rated 80 watts and 200 volts
and 50 watts and 200 volts are connected in parallel across 200 volt supply current through bulb A। अब bulb A मतलब ये है bulb A, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ देखिए, हिंदी में भी पढ़ के समझा देता हूँ पहले। 80 वाट और 200 वाट और 50 वाट और 200 वाट रेटिंग वाले दो बल्ब ए और बी, यानी 200 वोल्ट की आपूर्ति से समांतर क्रम में संयोजन में जुड़े हुए हैं। तो बल्ब ए के लिए क्या होगा, तो बल्ब ए ये हो जा रहा है, आपको पता है, और ये जो है बल्ब बी हो जा रहा है। आपको ये तो लिखना ही नहीं है, ये बी हो जा रहा है, ये ए। अब बल्ब ए के लिए बोल रहा, तो यही हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। और निकालने क्या बोल रहा, करंट। तो आपको दिया क्या है, वाट। तो आपको मैं एक फॉर्मूला बता दूं, डायरेक्ट पावर का एक फॉर्मूला होता है V गुना आई। मतलब मैं आपको समझा देता हूं, P फॉर पावर, V फॉर वोल्ट एंड I फॉर करंट। इसमें हमको निकालने क्या बोल रहा है, ए, धारा ए निकालना बोल रहा है। फॉर ए के लिए मतलब यहाँ लिख भी देते हैं फॉर ए, क्योंकि ए के लिए हमको निकालने बोल रहा है। तो अगर हम धारा निकालने जाए तो P बाई भी नहीं हो जाएगा, P बाई भी नहीं हो जाएगा, तो यही P बाई भी निकालने बोल रहा है। तो P मेरा कितना दिया हो भाई, 80 वाट दिया हो ना मेरे भाई, और भी कितना दिया है, 200 वोल्ट, तो 200 कर देते हैं। बस यही निकालना था मेरे को, और कुछ करना ही नहीं था। काट दो इसको। अब इसको काटो अगर 4 से तो 2 हो जाएगा, इसको 4 से काटो 5, यानी कि 2/5 आ गया। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो एक जीरो बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट पहले जीरो आ जाएगा, उसका पॉइंट लग जाएगा, तो 4 5 20, तो यहाँ पे 4। तो ये किस में होगा, क्योंकि हम करंट का वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए एम्पियर में होगा, तो 0.4 एम्पियर हो जाएगा। एम आई राइट? आई होप इस क्वेश्चन को समझे होंगे, नहीं समझे दोबारा देख लीजिए प्रीवियस करके, ठीक है। और देखिए इसलिए इसका आंसर 0.4 एम्पियर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, शायद दिक्कत होगा कमेंट डालिए, फिर से कल समझा देंगे क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखिए, एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन, एकदम। आप ये वाला थोड़ा सा बोल सकते हैं, ये फॉर्मूला अगर 10th में नहीं है तो आगे जाके मतलब 11th 12th में है फॉर्मूला, ठीक है। क्या है, द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 2, द क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास एयर इंटरफेस इज व्हाट। ये निकालना है आपको। मैं आपको एक चीज बताऊं, ठीक है। देखिए इस प्रकार जो हम पढ़ा रहे हैं ना, इसमें हो सक रहा है थोड़ा बहुत आपको समझ में चीजों नहीं आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अगर फेस टू फेस एकदम हाथ में लिख के अगर आपको समझाए तो आपको और अच्छा तरह समझ में आएगा, आई होप, मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप लोग 10-10 रुपया करके डोनेट करें तो 5,000 लड़का अगर डोनेट कर दिया हमको 10-10 रुपया, तो हमको लगभग कितना हो गया, 50,000 हो जाएगा, ठीक है। और उसमें से सोच रहा हूँ मैं एक डिजिटल बोर्ड के थ्रू से आप लोगों को पढ़ाऊँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या ये 10 रुपया देना आपके लिए सही रहेगा या फिर यूजलेस रहेगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तभी हम जो ये आपको मैं पेटीएम या फिर कहीं का लिंक दे दूंगा, आप वहां से पे कर सकते हैं, ठीक है। 10 रुपीज ओनली, नॉट मोर देन, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा कन्वर्सेशन अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे अगर मैं फेस टू फेस अगर समझाता ना ऐसे कलम पकड़ के तो मजा आ जाता कुछ। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 2, द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास वाट। चलो हिंदी में पढ़ देता हूं मैं, क्योंकि हमको दोनों को लेकर चलना पड़ रहा है। वायु के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक 2 है। कांच वायु अंतरा पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या है, क्रांतिक कोण का मान क्या है, ठीक है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, आपको मैं डायरेक्ट बता दूं, साइन, क्योंकि आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इतना आपके पास टाइम नहीं है। आप कंपटीशन एग्जाम पे बैठे हो कि लिखो यहाँ पे म्यू दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है, उसके बाद लेट साइन थीटा बराबर ये, वो सब लिखना नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, आंसर निकालना है, उतना समय नहीं है। अब थीटा बराबर सी, ये क्या है, ये डायरेक्ट क्रिटिकल एंगल, आपको माइंड पे रखना है, कुछ नहीं। क्या होता है, 1/म्यू होता है। तो अब डायरेक्ट बोलिए कि म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है। देखिए आवर्तनांक, ये आवर्तनांक को ही म्यू बोलते हैं, ठीक है। यू नहीं, ऐसा म्यू को लिखते हैं हम लोग, ऐसा लिखते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा, ठीक है, ऐसा लिखते हैं हम, लिख गया ऐसा। तो 1/2 दिया हुआ है डायरेक्ट। अब मैं आपको बताऊं ये 1/2 किसके बराबर होता है, साइन 30 का। तो साइन 30 डिग्री हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे साइन थीटा बाई क्यू लिख सकते हैं। अब साइन साइन कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा बराबर बचा क्या, 30 डिग्री, है ना। तो यही आंसर ऑप्शन ए सही होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन देखिए किस प्रकार का लेवल का है, बहुत इजी लेवल का हमको क्वेश्चन लगा। हम देखें तो, ए मिरर ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, इट मस्ट बी। कौन सा इमेज, मतलब कौन सा दर्पण होगा, दर्पण का बात कर रहा है, दर्पण बोले तो मिरर का बात कर रहा है, यहाँ पे लेंस की बात नहीं हो रहा, ठीक है, ये भी माइंड पे रखिएगा। कोई दर्पण हमेशा एक वास्तविक वस्तु का आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, निम्न में से क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले उत्तल और अवतल दर्पण को हम लोग देखते हैं। देखिए उत्तल, जिसका
परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल, मतलब ये देखिए उभरा हुआ है, ये परावर्तक सतह हुआ, ठीक है ना। तो इसको हम लोग करेंगे क्या, उत्तल। और अवतल क्या करेंगे, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, ये देखिए, ये इसको मैं ही कर देता हूँ, ये परावर्तक सतह जो है धंसा हुआ है, ठीक है ना, ये हुआ अवतल। तो ये दर्पण का बात किया जा रहा है। तो ऐसा कौन सा केस है ना, जिसमें जो है वस्तु का एक वास्तविक वस्तु और आभासी वास्तव, रुको यहाँ पे इसको दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मिटा देते हैं। क्या बोला क्वेश्चन, कोई दर्पण हमेशा एक वास्तविक वस्तु का आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, मतलब तीनों बनाएगा, आभासी, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा अवतल दर्पण है। अगर आप अवतल दर्पण अगर चैप्टर का पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, वहां पे साफ साफ तौर में एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में, वहां पे लिखा हुआ है इसका प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो वहां पे अगर आप लाइट चैप्टर का क्लास 10 का उठाएंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। इसका क्लास भी दूंगा अगर आप लोग कहिएगा तो। मैं एक एक चैप्टर का कितना क्वेश्चन से चैप्टर पढ़ा लूंगा पहले, उसके बाद ऑब्जेक्टिव दूंगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, नर्सिंग वाले के, ठीक है। चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, एएनएम जेएनएम हो, या फिर पैरामेडिकल वाले हो, कोई भी हो चलेगा, ठीक है। क्योंकि जब हम डिटेल पढ़ाएंगे सिलेबस तब आपको ये सब पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस से अनंत दूरी पर रखा जाता है तो तब उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। क्या बोला, देखो, where will be the image formed when an object is placed at infinity from a convex lens। कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल दर्पण। अब उत्तल लेंस होता क्या है, देखो, दो दो दर्पणों का कॉम्बिनेशन, दो दर्पण जब आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या होता है, एक लेंस बनता है। तो हम देखिए बना देते हैं आपको, ये जो है एक मिरर हुआ, फिर इधर मिला दिए, तो ये हमारा जो है एक उत्तल लेंस हो गया। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं मैं, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, तो बीच में एक में ऐसे लिखा, ये पोल हो गया, ये पोल, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु को लेंस से अनंत दूरी पर रखा जाता है, माने अनंत। अब देखिए अनंत से रेखा आ रहा है, यहाँ से अनंत से आ रहा है, ठीक है ना, ये अनंत से रेखा आ रहा है, ठीक है, ये रेखा जो है अनंत से आ रहा है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, तो इसको पता है जब अनंत पे आता है तो हमेशा फोकस पे बनता है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग फोकस। और देखिए जब अनंत पे रेखा आ रहा है तो ये फोकस पे बन रही है, ठीक है। इसको इस प्रकार फोकस से देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये फोकस पे इस प्रकार बनता है, ठीक है। इस प्रकार आपको फोकस पे बन जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कि जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस से अनंत दूरी पर रखा जाता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिसको अनंत पर रखा गया, ठीक है ना, और अनंत से जब इस पे रिफ्लेक्टेड हो रहा है तो ये फोकस पे जाके मिल रहा है, तो यही है इसका आंसर सही, ठीक है। इस सब थ्योरी के क्लास में मैं आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ आपको पता है, जो दोनों का रेशियोस होता है वही स्नेल्स लॉ होता है। क्या होता है, डायरेक्ट इसका कोई दिक्कत नहीं, इसका रट्टू टूटा क्वेश्चन है। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात होता है। क्या होता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो इंसिडेंट एंगल का जो है यहाँ पे बटा रिफ्लेक्शन, यही जो होता है आपका स्नेल्स लॉ इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश उत्पन्न करने के लिए एक ऊर्जा का दक्ष उपकरण है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एनर्जी इफिशिएंट डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। तो आपको पता है सीएफएल है, क्योंकि आपको पता है घर में सबसे जो कम हम लोग रेगुलर सभी का घर में देखिएगा सीएफएल ही यूज होता है, ठीक है ना। सीएफएल पे क्या है, वो कम एनर्जी लेता है और बिल भी कम आता है हम लोगों का, ठीक है ना। अगर एनर्जी कम लेगा तो बिल भी कम आएगा, इसलिए सीएफएल का भी बहुत ज्यादा डिमांडेड है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सीएफएल का फुल फॉर्म क्या है, तो सीएफएल को हम लोग कहते हैं, हमको लिख देते हैं आपको, C4 होता है, C4 कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट, F4 होता है फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट, और L4 होता है लैंप। तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप इसका फुल फॉर्म हुआ, ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म हुआ। ये आप याद कर लीजिए, हो सकता है इससे भी क्वेश्चन पूछा जाए। ये क्वेश्चन को देखिए आप, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मैन कज फॉर स्पार्कलिंग ब्रिलियंस ऑफ ए डायमंड इज व्हाट। तो देखिए हीरे का चमकना क्या है, तो पूर्ण आत्मिक परावर्तन। एक हीरा है, उस पर लाइट जब घुसता है तो अंदर ही अंदर वो सभी को रिफ्लेक्ट करता है, इधर उधर इधर उधर, ठीक है ना। तो इसलिए इंटरनल जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये क्लास 10 का ही क्वेश्चन है जो हीरे में है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है।
मतलब सभी इस क्वेश्चन को जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। हालांकि जो पढ़ते लिखते हैं वही जानते हैं, ऐसा नहीं कि सभी जानते हैं। नवीन और नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार एक माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट की जो स्टेशन क्षमता क्या होती है? तो ये सोच रहे क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया भाई? तो क्लास 10 का जो लास्ट चैप्टर है एनर्जी वाला, पावर प्लांट वाला, उस पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मतलब आप रीडिंग मारिएगा तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा डायरेक्ट 0 से 100 तक। यानी क्लास 10 को देखिए कितना फोकस किया जा रहा है आपको, क्लास 10 को, ठीक है ना, एनसीईआरटी बुक का, एनसीईआरटी बुक का। तो हम सोच रहे हैं एक क्लास जब आप लोग का लॉन्च करें ना, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मैं बेसिक थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मिला के आप लोग को एक क्लास चालू करूं या नहीं, ठीक है? कमेंट कीजिएगा जरूर। तो आज को हटा देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूतापीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? भूतापीय बोल रहा, भूतापीय बना जमीन वाला, जियोथर्मल एनर्जी का बात कर रहा है। तो आपको पता है ये वाला भाप है स्टीम। भूतापीय में स्टीम ही होता है, भाप। जैसे आप देखते हैं कभी, अभी गर्मी का दिन आ ही रहा है, जब आप जमीन पे बैठिएगा तो गजब सा एक गैस टाइप का उत्पन्न होता है, यानी उसको भाप टाइप का। तो ये है स्टीम। स्टीम वाला इसका सही आंसर है, ठीक है? ये सब क्वेश्चन मैं जल्दी हटा दे रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन एक क्लास 10 का डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, जल से भरी बाल्टी की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम क्यों प्रतीत होता है? तो आप अपवर्तन के कारण, यानी कि ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अब ये क्वेश्चन कैसा रिपीटेड है आपका, क्लास 10 में अगर पढ़े हो तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ था। आपको पता है जब आप घर में एक सिक्का उछाल के डालते थे, जब बाल्टी में पानी मेला वाला लगता था, तो सिक्का अगर उस नीचे एक गड्ढा था वहां पे अगर आप डाल देते हो तो आपको डबल प्राइस देता था, ठीक है ना? बचपन में हम लोग तो किए हैं, आप लोग किए नहीं, पता नहीं, ठीक है? तो नीचे में एक सिक्का जैसे आप डालते थे, लेकिन डब्बा लगा हुआ, लेकिन ड्यू टू रिफ्लेक्शन वो जैसे सिक्का डालते थे उस आपको लगता था कि वो सही जगह में आप डाल रहे हैं, लेकिन वो रिफ्लेक्शन के कारण वो दूसरी जगह आपको दिखाई दे रहा था। तो डाल रहे थे, सिक्का घुसता नहीं। तो वही परिघटना जो है रिफ्लेक्शन का घटना है, यानी कि अपवर्तन का घटना है, ठीक है ना? मतलब मूड हो जाता है। जो अपवर्तन मतलब क्या होता है, देखिए एक लाइट रे आ रहा है, तो लाइट रे को जैसे सीधे जाना चाहिए, है ना, लेकिन क्या ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ जाता है, ये मुड़ जाता है, इधर या इधर मुड़ जाता है, ठीक है ना? तो हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाता है। आप ये सब पढ़े होंगे, सब समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग 12 किए हुए हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एलपीजी का उपयोग आवासीय, वाणिज्य और कृषि अनुप्रयोग के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। खाना पकाने के लिए, जल ताप पकाने के लिए, वस्तु को गर्म के लिए किया जाता है। इतना कुछ पढ़ना ही नहीं था हमको, डायरेक्ट बोला कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये क्वेश्चन था घुमा फिरा के, है ना? डायरेक्ट क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना? उतना क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट करने के लिए दिया था। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है यूरेनियम या प्लूटोनियम के निम्नलिखित में से किस समस्थानिक में विखंडन कम ऊर्जा, धीमी या तापीय के न्यूट्रॉन के कारण नहीं होता है? देखो, एक नंबर न्यूट्रॉन के कारण नहीं होता है, दूसरा नंबर स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस, ये दो। आपको पता है यूरेनियम तो कोनो हालत में नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है। हाइड्रोजन बम जो बनाया जाता है, परमाणु बम जो बनाया जाता है, यूरेनियम का ही यूटिलाइज किया जाता है, 235 को यूटिलाइज किया जाता है। लेकिन अब करते हैं प्लूटोनियम का बात। प्लूटोनियम जो 239 से वो थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है, इसलिए स्लो प्रोसेस होता है। मतलब ऐसा नहीं तभी से, प्लूटोनियम के कैटेगरी से ही थोड़ा सा कम होता है, इसलिए इसको हम नहीं मान सकते हैं। इसलिए प्लूटोनियम यानी प्लूटोनियम 238 सबसे ज्यादा, सबसे कम जो होता है, उससे भी कम सबसे कम होता है, एकदम सबसे कम इसी का होता है, ठीक है ना? जिसमें जो है न्यूट्रॉन के कारण नहीं होता है ये, ठीक है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लूटोनियम का समस्थानिक कितना होता है, कितना आइसोटॉप्स होता है, आइसोटॉप्स प्लूटोनियम का, तो 27 होता है। उसका आइसोटॉप 27 होता है, ठीक है? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब ये देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है? An electron of mass 8 into 10 to the power minus 31 kg is moving with a speed of 2 into 10 to the power 7 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज व्हाट? मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आपको निकालना है ये क्वेश्चन आपको, ठीक है? थोड़ा रुक गया था, उधर हल्ला हो रहा था इसलिए, है ना? तो क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे, हिंदी में फिर पढ़ देता हूँ। 8 इंटू 10 पावर माइनस 11 के जी 31 के जी द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन इतने इतने इतना मीटर की प्रति गति से चल रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन इसकी गति ऊर्जा निकालिए। चलिए हम देखते हैं। देखिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला के माध्यम से आपको समझाएंगे, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं लगेगा कि आप एक एक चीज को लिखो कि
एम दिया हुआ है 8.3, क्योंकि आप यहाँ पे थ्योरी सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद है तो बना पाओगे, नहीं तो नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, एम आई राइट। अब यहाँ पे अब डायरेक्ट इसको हम सॉल्व करते हैं, हाफ लिखते हैं और एम कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट लिखते हैं 8 × 10⁻−31 और गुना क्या दिया हुआ है ये। तो क्योंकि ये वी स्क्वायर होता है तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, तो 2 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट गुना करेंगे 4 × 10⁻14। क्यों, क्योंकि अगर 10⁻7 का अगर 2 स्क्वायर करें तो इसका दोनों गुना हो जाता है, घातांक का नियम, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 10⁻14 हो जाएगा। ये चीज आपको समझ लीजिए, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2 दूनी 4 और 10⁻14, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख दिया। अब ये तो क्या हो गया, ये तो वोल्ट में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ये वोल्ट में हमारा आंसर आ जाएगा, वोल्ट में। लेकिन हमें इस वैल्यूज को जो है इस पे लाना है, चलो इसको मैं काट देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ, ये भी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 × 4 = 16 हो गया और गुना 10⁻−31 गुना 10⁻14 ये लिख देता हूँ। और इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर लिखना चाहिए, वोल्ट में आंसर आएगा, ठीक है ना, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम करना चाहें तो इसको भागा देना पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यूज कितना होता है आप बताइए, 1.6 × 10⁻−90 कूलम होता है ना भाई, तब जाके तो इसका वैल्यू डालना पड़ेगा तब ना। तो इससे हम डिवाइड कर देते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब इसको जब आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आप लोग घर में बैठ के आराम से डिवाइडेशन करिए, है ना, काट का आपका 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा जब आप काट के कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं काट पा रहे हैं तो मैं आपको एक बार काट के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये ऊपर में एक आ जाएगा तो 0 ऊपर में आ जाएगा, 16 कट गया, ठीक है ना, 1 0, तो ये 10⁻15 हो जाएगा। तो अब देखिए 10⁻−31 गुना 10⁻15 लिखते हैं, क्योंकि 10 जो है इधर इसको बढ़ा देते हैं और नीचे 10⁻19 है। अब बताइए ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में होगा, तो ये जुट जाएगा दोनों, तो ये जुट के कितना हो जाएगा, मैं आपको फिर से ये वाला इधर दिखा देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 10⁻−31 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव ऊपर जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है, दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, अगर 15 से 34 हो जाएगा, 10⁻34, है ना। अब देखिए ये बड़ा है कि ये, अब दोनों में अगर जुटेंगे तो ये इतना है, तो 3⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायरेक्ट यहाँ से भी आ गया, तो कैलकुलेशन भी कर दिया मैं। अगर यहाँ पे सही लगा तो आप सही है, ठीक है, नहीं तो फिर से वीडियो को एक बार देख लीजिए, आप समझ जाएंगे, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो टाइम तो लगभग करेगा, आप सोच रहे हैं कि तुरंत तुरंत बता दो, ऐसा नहीं हो सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है भाई, समझना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या पढ़ रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। ए लाइट रे इंसिडेंट एट एंगल ऑफ 50 फेस ऑफ प्रिज्म सफर मिनिमम डिविएशन ऑफ 25, फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म। ये 11th 12th का क्वेश्चन होगा ये। किसी प्रिज्म के लिए एक फलक पर 50 डिग्री के कोण से आपतित प्रकाश किरण 25 के कोण में न्यूनतम विचलित होती है, तो प्रिज्म का कोण कितना है, प्रिज्म कोण निकालना है हमको, ठीक है ना, प्रिज्म का कोण। तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, देखिए 2i, ये क्या होता है, इंसिडेंट एंगल, बराबर क्या होता है एंगल, ये क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म, इसलिए ए से डिनोट करते हैं, प्लस डेल एम, मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डिवाइसन, इसको डेल एम को मिनिमम एंगल ऑफ डिवाइसन हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया क्या है, ये दिया हुआ 50 दिया हुआ मेरे भाई, यहाँ पे देखो 50 डिग्री दिया हुआ है, और डेल एम का वैल्यू दिया है 25, देखो मिनिमम डिविएशन ऑफ एंगल 25, तो 25 लिख दिए। अब इसको 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, समझ रहे हो। और ये 25, अब बताओ भाई इसको इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा ना, तो ए कितना निकल जाएगा 75। तो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, है ना, और कमेंट कीजिएगा अगर नहीं पसंद आया तो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। ये क्वेश्चन क्या है, नेत्र लेंस और दृष्टि पटल के बीच से भरे द्रव्य को क्या कार्य है, मतलब क्या वर्क करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए लिक्विड फील्ड इन ए स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना, इन दोनों के बीच जो है क्या है। तो देखो डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ देता हूं, टू प्रोवाइड द आई इट फॉर्म एंड द शेप। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, हमारे बॉडी में 206 हड्डियां होती है। अब बताओ अगर मांस ना रहे तो कैसा लगेगा हमारा बॉडी, लिलखिड़िया टाइप का रहेगा, बहुत पतला दुबला हम लोग दिखेंगे, होता भी है, बहुत लोगों का मांस नहीं होता है, तो जब मांस नहीं होता तो वो गजब टाइप का दिखता है। तो आंख में मान लीजिए ये आंख है और ये है, अगर इसके बीच अगर द्रव्य नहीं भरा रहेगा तो ये तो चिमसा हुआ जो बूढ़ा लोग में होता है, एकदम मुरझा हुआ लगेगा। इसीलिए जो है
ये दर्ब का काम है कि दोनों को जो स्टेबिलिटी देना, इसलिए यहाँ पे देखिए बोल रहा है नेत्र और उसका स्वरूप और आकृति प्रदान करना, एक गोल जैसा आकृति लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है ना, बस यही है। तो यही देख सकते हैं यहाँ, टू प्रोवाइड द आई इट्स फॉर्म एंड द शेप, यही इसका आंसर होगा। ये आप क्लास 10 पे ही आपको मिल जाएगा, जब आप लोग आई में पढ़ेंगे, आई चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आई से 3-4 क्वेश्चन मिल रहा है, मतलब लाइट चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन हमको देखने को मिला। तो एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए भाई। हाँ चलो, फिर एक न्यूमेरिकल आ गया क्वेश्चन। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है ना, थोड़ा टाइम लग रहा है इसीलिए, लेकिन हम ए टू जेड वैल्यू लिखने नहीं जाएंगे, आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कैसे सॉल्व करना मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो आप लिखिएगा कि देखिए क्या है, ए स्मॉल करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया 5 into 10⁻⁷ meter square and its resistance measured 2.5 मीटर, resistivity of the wire is what। अगर मैं यहाँ पे लिखने जाऊँ कि देखिए लेंथ दिया हुआ इतना, एम दिया हुआ इतना, तो भाई उतना टाइम चला जाएगा आपके पास। आपको डायरेक्ट लिखना है, फॉर्मूला याद है तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। डायरेक्ट रो क्या हो जाएगा, RA/L। आपको पता है ये फॉर्मूला केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन फिजिक्स में भी पूछ लिया आपका, न्यूमेरिकल है तो, है ना। तो डायरेक्ट हम लोग आर का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, 2.5, डायरेक्ट ऐसा लिखना है। एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया 5 गुना 10⁻⁷ और एल कितना दिया हुआ है, 10। अब देखिए इसको अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, और इसको अगर काटेंगे तो 1.25 हो जाएगा। तो 1.25 इंटू 10⁻⁷ क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर। तो ऑप्शन डी में देखिए आंसर दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी आंसर। ठीक है, समझ गए आप लोग, आई होप। नहीं समझे तो फिर से देखो और कमेंट करो, अगर नहीं समझे तो, ठीक है ना, मैं प्रयास करूंगा। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हमको क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताना है। ये क्वेश्चन तो गजब है, ये क्वेश्चन तो लग रहा है छोड़ के आया बहुत लोगों ने, या हो सकता है बना के ये भी आया है। A concave mirror has a focal length of 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया 30 सेंटीमीटर। चलो देख लेते हैं, ये आपको थोड़ा सा मैं समझाने के लिए लिखता हूँ, ऐसे आपको लिखना नहीं है। 30 सेंटीमीटर दिया हुआ। इफ ए पर्सन वांट टू सी हिज फेस इन द मिरर एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्टैंड, मतलब यू बोरा क्या होगा भाई, यू बोरा क्या होगा, है ना। तो भैया यहाँ पे तो भी देवे नहीं किया है, क्योंकि मिरर का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, मिरर का फॉर्मूला आपको पता है 1/v + 1/u = 1/f होता है, लेकिन यहाँ पे भी तो देवे नहीं किया है। तो हाउ कैन वी विल फाइंड दिस क्वेश्चन, कैसे समझेंगे, कैसे निकालेंगे, है ना। तो देखो मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन को। आपको पता है अब्दल दर्पण का बात हो रहा है, अब्दल दर्पण का, तो देखिए अब्दल दर्पण ये रहा, फिगर इतना खास नहीं हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी देखिए अब्दल दर्पण हुआ। अब ये फोकस हुआ यहाँ पे, ठीक है ना, और ये यहाँ पे सेंटर ऑफ कार्वेचर हुआ, ठीक है। अब पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मुझे एक चीज बताइए कि बोल रहा है किसी अवतल दर्पण में फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो व्यक्ति को अपना चेहरा देखने के लिए व्यक्ति दर्पण में कितना दूरी होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, अपना पूरा मतलब बड़ा दिखेगा, मैग्नीफाइड। तो आपको पता है कॉन्केव मिरर जो है मैग्नीफाइड करता है इमेज को, तो इसीलिए हम अगर बोलेंगे कि वो जो पोल और फोकस के बीच में होगा, पोल और फोकस के बीच में होगा, पोल और फोकस के बीच में होगा, तभी जो है वो मैग्नीफाइड कर पाएगा, क्योंकि इधर जो है बड़ा बन जाएगा, ठीक है ना, इधर बड़ा बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए और सीधा बनता है, क्योंकि देखिए इधर जितना भी केस है उल्टा बनता है, लेकिन सीधा कब बनेगा आपका, इधर जब आप इसके बीच रखेंगे तब आपका जो वस्तु है आपका फोटो सीधा बनेगा। तो मान लीजिए मैं अपना चेहरा देखूंगा, तो चेहरा हम उल्टा थोड़ा ना देखूंगा भाई, हम जब चेहरा देखेंगे तो मेरा चेहरा सीधा ही दिखना चाहिए, उल्टा क्यों दिखना चाहिए, सीधा दिखेगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये पोल है और ये फोकस के बीच जो है आपको रहना चाहिए ऑब्जेक्ट। तो बताइए भाई, अगर आपका ये फोकस दूरी अगर 30 दिया हुआ है, तो भाई ऑब्जेक्ट दूरी ये यू हुआ, तो ये कितना होना चाहिए, ये तो ये 30 से कम होगा। तो ऑप्शन देखिए, क्या ये 30 से कम है, क्या ये 30 से कम है, क्या ये 30 से कम है, ये 30 से कम है। तो ऑप्शन ए इसका डायरेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है, अगर न्यूमेरिकल वे से सॉल्व करने जाओ तो फंसोगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मुझे लगता है एक बार और आपको बताना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ एक बार, ठीक है, आपको बता देता हूँ एक बार, आप देख लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बताते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं आपको फिर से ये क्वेश्चन जो है समझा देता हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक हिंदी में, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, यदि कोई व्यक्ति दर्पण में अपना चेहरा देखना चाहता है तो व्यक्ति को दर्पण से कितना दूर खड़ा होना पड़ेगा। मैं जो बेसिक बताया आपको वो तो समझ गया आप। अब फिगर को मैं फिर से एक बार बड़ा करके ड्रॉ कर देता हूँ। चलो ये मान लेता हूँ फोकस, और ये मान लेता हूँ सेंटर कार्बस। ये फोकस दूरी कितना दिया, ये पोल है, ये तो ये मिरर है, ठीक है ना।
ये 30 दिया हुआ है यहाँ तक, ठीक है ना, ये तो 30 दिया हुआ है, इसका दूरी 30 दिया हुआ है। अब बताओ कि वस्तु को यदि हम देखेंगे दर्पण में तो सीधा ही देखेंगे, तो सीधा कब बनता है, जब वस्तु फोकस और पोल के बीच रहता है, तब वस्तु जो हमारा सीधा दिखता है। तो मान लीजिए यहाँ रखेंगे तो ये तो 30 है, तो इससे कम वाला वैल्यू, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में 30 से कम कौन है, तो 25 ही 30 से कम है। इसीलिए ऑप्शन को देख के इसका आंसर हम लोग लगाएंगे 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द स्पीड एट विच मोस्ट मीडियम साइज्ड वाइन टर्बाइन टर्न themselves ऑफ इन वाइंस टू reduce wear and tear। ये क्वेश्चन आपको क्लास 10 में मिल जाएगा। क्लास 10 में कहाँ मिलेगा, जब वाइंड एनर्जी, वाइंड एनर्जी में जब पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा डायरेक्ट, उसमें लिखा हुआ है कि 25 मीटर सेकंड में उसका वेलोसिटी होना चाहिए। उसी में जो है वो मतलब जो है मैक्सिमम रखा जाता है मीडियम साइज के लिए, ठीक है ना। टरबाइन बहुत तरह का होता है, लो टरबाइन, मीडियम टरबाइन, हाई टरबाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे मीडियम साइज टरबाइन का बात किया गया है, जिसके लिए हमको स्पीड कितना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हिंदी में क्या है, वायु की वो चाल क्या है, या ज्ञात कीजिए जिसमें से ज्यादातर मध्यम आकार की पवन टरबाइन टूट फूट की क्षति को कम करने के लिए तेज हवा में खुद को बंद कर लेती है। तो वो 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इतना जब हवा आएगा तो वो खुद को बंद कर लेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये सब का कोई मतलब न्यूमेरिकल नहीं है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आप समझ जाएंगे, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। 25 नंबर, द स्काई लुक्स ब्लू ऑन ए क्लियर सनी डे बिकॉज ऑफ, आपको पता है, देखिए 10th का क्वेश्चन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकीर्णन के कारण जो है स्काई मतलब हमारा जो आसमान है वो नीला दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोर्निया को पुनः आकार देने के लिए दृढ़ संपर्क लेंस की एक श्रेणी को स्थापित करने के लिए प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए लाइट से कितना क्वेश्चन है, लाइट का आई चैप्टर में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। द प्रोसीड्यूर इन्वॉल्विंग द फिटिंग ऑफ ए सीरीज ऑफ रिजिड कॉन्टैक्ट लेंसेज ऑफ टू रिसेप द कोर्निया इज कॉल्ड, तो ऑर्थोकेरेटोलॉजी। ये ऑर्थोकोलॉजी के अनुसार ही जो है लेंस का मतलब कोर्निया को जो है रेसेप किया जाता है, रेसेप, ठीक है। तो ये आपको 11th-12 में आप पढ़िएगा, बुक्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है। 10th में नहीं, ये 11th-12 का भी लेंस दिया वैसा नहीं, क्योंकि आप लोगों को सिलेबस ही है 11th-12, लेकिन पूछ रहा है जी क्वेश्चन, वो अच्छी बात है। What will happen when a ray of light is incident normally on a mirror? अब बताइए, एक मिरर पे जब, अगर मान लीजिए मिरर है, इस मिरर पे अगर एक लाइट का रे रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, यहाँ क्वेश्चन में बोला है आपको नॉर्मली, एक मतलब नॉर्मली बन 90 डिग्री में, ये देखिए 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 है ना, तो ये नॉर्मली बता रहा है। नॉर्मली बोले तो यहाँ पे भी अगर मिल रहा है तो नॉर्मली मतलब ये 90 डिग्री, ठीक है ना। तो नॉर्मली अगर इसी डायरेक्शन में मिल रहा है तो वो घूम के इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, इट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, इसी बैक में अगर ये कुछ एंगल में बोलता तो ये एंगल पे हो जाता, लेकिन यहाँ पे हो रहा है कि नॉर्मली मैंने 90 डिग्री पे जा रहा है वो, ठीक है ना, तो 90 डिग्री पे ही वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल इज गुड, है ना। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे ईंधन का गुणधर्म है, तो अच्छे ईंधन का क्या है, उच्च कैलोरीफिक मान होना चाहिए। तो देखिए उसमें मान अधिक होना चाहिए और मध्यम ज्वलन तापमान होना चाहिए, मतलब हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड मीडियम इग्निशन टेम्परेचर। मीडियम अगर इग्निशन टेम्परेचर रहेगा नहीं तो तुरंत वो आग लग जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि तुरंत आग लग जाए भाई, अरे भाई तो उसको कंट्रोल करने का कुछ जो है केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं ताकि वो तुरंत फायर ना लग जाए। इसीलिए बोल रहा है कि उच्च उसमें मान होना चाहिए और मध्यम ज्वलन तापमान। पेट्रोल देखिए, पेट्रोल तुरंत आग लग जाता है तो उसमें कुछ मिलाया जाता है ताकि जल्दी से आग ना पकड़े, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है इस प्रकार का क्वेश्चन आपका पूछे जा रहा है, ईंधन से भी क्वेश्चन आपका अच्छा खासा पूछा जा रहा है, ठीक है ना। और आपका लाइट से भी पूछा जा रहा है, आपको इससे आइडिया जरूर लग जा रहा है फिजिक्स में कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नियरमी ऑब्जेक्ट्स आई लेंथ इज कॉन्ट्रैक्टेड एंड स्क्यूड इनटू ए मोर कॉम्प्लेक्स कॉन्वेक्स शेप बाय दिस। देखिए आई से कितना क्वेश्चन आपको मिला, बार बार आई का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना। तो निकट की वस्तुओं के लिए नेत्र में संकुचन होता है और उसमें निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक उत्तल आकृति में निस्पीडन की क्रिया होता है, यानी स्क्यूड की प्रक्रिया होता है। दोस्तों पक्षमा भी पेशिया, यानी कि जो सिलियरी मसल्स होता है आंख में, सिलियरी मसल्स, वही इसका मेन रीजन होता है जिसके कारण जो आंख जो है सिकुड़ता है और स्क्यूड होता है, ठीक है ना। तो ये
ये परिघटना है। तो ये भी आप आई जब पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे हम, तब आप समझ जाएंगे चीज़ों को, ठीक है। हालांकि आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को क्लास चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चाहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन हम बताएंगे, खत्म करेंगे अपना सेशन। Joule's law of heating effect current states that the produced H in a conductor of resistance R when a current flowing through it for time t is given by। अब जूल्स लॉ को डायरेक्ट कौन नहीं जानता भाई, जूल्स लॉ को ऐसे डिनोट करते हैं, और आई स्क्वायर आर टी डायरेक्ट बोलते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पूछ लिया है, इतना आसान क्वेश्चन देखिए, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा आंसर, है ना। कितना आसान था, हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं, ये रिलेशन पूछ लिया डायरेक्ट। तो आज जो हम प्रीवियस ईयर 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है, जो फिजिक्स का था, इसके बाद आगे देखिए, दिखाते हैं आगे कौन सा चैप्टर पूछता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे देखिए क्या है, देखिए आगे जो है ये केमिस्ट्री से है, ये केमिस्ट्री से है। 31 नंबर से 60 नंबर तक आपको केमिस्ट्री को देखने मिलेगा, 31 से 60 तक। ये हम लोग कल बताएंगे, कल देख लीजिएगा आप लोग वीडियो को, प्लेलिस्ट में मैं दे दूंगा, आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में वीडियो को मिल जाएगा, या फिर इसके प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और आप हमारे वेबसाइट में जाके इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, हम दे देंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।